सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ लगातार जारी है। राहुल गांधी सवालों के जवाब दे रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा के वक्त से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। राहुल गांधी जांच एजेंसी के दफ्तर में मौजूद हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। लंच से पहले राहुल से करीब 3.25 घंटे की पूछताछ हो चुकी थी। फिर उन्हें लंच ब्रेक मिला, जिसमें वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए गंगाराम अस्पताल भी गए और अब ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। दूसरे राउंड की ये पूछताछ 3 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब पहले हुए, लंच के पहले भी और अब भी लगातार सवालों के बौछार राहुल गांधी के सामने। हालांकि पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है उसको लेकर किस तरह से जवाब देना है, बाकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कराई गई थी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। आज दिन भर वहीं कांग्रेस के नेताओं का हंगामा चलता रहा और सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि दरअसल डर की वजह से सरकार ईडी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का काम करवा रही है। और आज दिन भर जमकर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेता राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग हिस्सों में करते रहे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ईडी दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से और राहुल गांधी तमाम सवालों के इस वक्त दे रहे हैं जवाब। राहुल गांधी से पहले राउंड में भी ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद राहुल को लंच का वक्त दे दिया गया, जिसमें वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। गंगाराम अस्पताल गए, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन भर, किस तरह से हंगामा बरपा रहा और कैसे सवालों का जवाब देने के लिए आज खुद राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले राउंड में करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो सीधे उन्होंने अपने घर का रुख किया, क्योंकि ईडी ने लंच करने का समय दिया था। महज 12 मिनट के भीतर ही राहुल अपने घर से निकले और उन्होंने रुख किया सीधे गंगाराम अस्पताल का, क्योंकि गंगाराम अस्पताल में ही उनकी मां और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भर्ती हैं। करीब 34 मिनट तक राहुल अस्पताल में रहे और फिर निकल पड़े ईडी दफ्तर, जहां उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ होनी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय गंगाराम अस्पताल से जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी लॉयर्स भी हैं और वो जो है यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। राहुल कुछ बोलना चाहेंगे। लॉयर के साथ वो आगे निकल चुके हैं। ईडी की जांच की आंच इस कदर तेज है कि कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा एजेंसी की नजर में संदिग्ध बना हुआ है। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। वैसे तो कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा हमलावर ही रहती है, मगर इस बार की लड़ाई बिल्कुल जुदा है। सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, न आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। कांग्रेस लाख आरोप लगाए, मगर जो दिख रहा है उसका अर्थ यही है कि नेहरू गांधी परिवार पर आर्थिक हेराफेरी का संगीन आरोप है।
सवाल साख पर है, उंगलियां ईमानदारी पर उठ रही हैं और राहुल गांधी को दामन पर लगे दाग से मुक्ति पाना है। लेकिन ये मुक्ति मिलेगी कैसे, क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर संगीन आरोप लगा रही है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का सत्याग्रह है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का, प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जांच एजेंसियों से डर रही है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में अब आर पार की लड़ाई है। आरोपों के अहाते में गांधी परिवार है और बीजेपी लगातार कर रही जोरदार प्रहार है। सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ईडी दफ्तर में लगातार राहुल गांधी से सवालों का जवाब दिया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे, मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, दूसरे राउंड की ये पूछताछ, किस तरह के सवालों का जवाब उनको देना पड़ा है? इतनी लंबी खिंच गई है ये पूछताछ, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं और किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको ईडी सूत्रों से? जी देखिए चित्रा, अब तक लगभग 6 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी कुछ और समय लगेगा, कुछ और सवालों के जवाब वो राहुल गांधी से लेना चाहेंगे और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अभी तक के जो सवाल थे ईडी के वो खास करके उन पहलुओं पर थे जिसमें कि आरोप ये लगा था कि राहुल गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर होल्डिंग थी उनकी 38% की, उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए कि आखिरकार वो इसके शेयर होल्डर क्यों बने। उनसे यह भी सवाल किया गया कि एजेएल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनकी क्या जानकारी है, जो कथित तौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उनसे बैंक डिटेल्स पूछे गए, ट्रांजैक्शन डिटेल पूछे गए, लेकिन एक जो गंभीर आरोप लगा हुआ है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो 50 लाख रुपए आए हुए थे वो कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए आए हुए थे, उसको लेकर उनसे सवाल किए गए। ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी के जो जवाब थे वो संतोषजनक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी खंडन किया हुआ है, लेकिन ईडी का यह कहना है दूसरी तरफ कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसके आधार पर वो राहुल गांधी से और भी पूछताछ करना चाहते हैं और हो सकता है कि आज की पूछताछ खत्म होने के बावजूद भी दोबारा उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की ये जो अब तक 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लंच के पहले 3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक तमाम सवालों के जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बेहद जरूरी है। आपने कोलकाता की एक कंपनी का जिक्र किया जिसके जरिए तमाम पैसों के लेन देन के आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर। फिलहाल वो कौन कौन से सवाल रहे जिसका जवाब देने में असमर्थ नजर आए राहुल गांधी, या जो सवाल वास्तव में उनके लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, अगर उसका जिक्र आप कर पाए मुनीश?
जी देखिए चित्रा, जब राहुल गांधी आए थे तो वहां पर देखा गया कि ईडी दफ्तर के बाहर आप खुद मौजूद थी। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बाहर कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे वो संघर्ष कर रहे थे राहुल गांधी के साथ आने के लिए। लेकिन जो असली संघर्ष था राहुल गांधी का वो इसी ईडी दफ्तर में शुरू हुआ, क्योंकि जिन सवालों की फहरिस्त ईडी के पास में थी उन सवालों के जवाब देना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रहा था, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। जिन सवालों के जवाब देने में उनको मुश्किलात हो रही थी उसमें सबसे पहला जो कठिन मसला था वो यह था कि आखिरकार आपने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% की भागीदारी क्यों की। ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को एजेएल को लोन देने की जरूरत आ गई, और लोन देने के बाद में आपको क्या ये जानकारी थी कि लोन देने की वजह से आपको 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीधे तौर पर मिल सकती है। इन सारे सवालों के जवाब देने में राहुल गांधी कथित तौर पर असहज नजर आ रहे थे, ये ईडी सूत्रों का दावा है। इसके अलावा जब उनसे उन चीजों को लेकर सवाल किया गया कि इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बता दीजिए, तो ये सब कुछ मुश्किलात तो जरूर हो रही थी राहुल गांधी को, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका सहज होकर जवाब दिया राहुल गांधी ने, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जो यकीनन उनके लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, और उन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए आज पूरे दिन हम सब ने देखा, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आज का दिन भारतीय राजनीति में खलबली मचाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें ईडी के सामने पेशी के लिए जाना पड़ा। आज पूरे दिन कब क्या हुआ, टाइमलाइन के जरिए आपको समझाने की करते हैं कोशिश। गोडसे के वंशज गांधी को नहीं हरा पाए, आज फिर गांधी को नहीं हरा पाएंगे। छावनी बना कर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई। अब निकल चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो ईडी का दफ्तर है वहाँ पर पेश होने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी, और जय तभी होगी जब सत्याग्रह होगा। डरी हुई कायर सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह को और कांग्रेस कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, कौन फंस रहा है, कौन फंसा रहा है, इन सारे सवालों के इर्द गिर्द सोमवार की शुरुआत हलचल भरी रही। राहुल गांधी के घर के बाहर पोस्टर लग चुका था कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी, और ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था राहुल के घर के बाहर। आखिरकार राहुल गांधी घर से निकले कांग्रेस दफ्तर की ओर। की सुरक्षा की गाड़ियां निकल चुकी हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने सुबह उनके घर पहुंची थी, और कोई नेता यहां नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में तमाम पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने उनको सत्याग्रह, उनका एक प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं दी थी, और पूरा बैरिकेडिंग करके वहीं पे कांग्रेस मुख्यालय में ही उनको रोका हुआ है। कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। दफ्तर के अंदर भी, दफ्तर के बाहर भी, अलग अलग जगहों के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को समर्थन देने पहुंचे थे। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डर रही है आप लोगों से? आप देख नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया, इस वजह से अब आप आगे आप लोग क्या करेंगे सर? भाई एक भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। हाँ। फिर क्यों रोका जा रहा है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है? कांग्रेस के कई नेताओं को कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया था, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बड़ा गलत है। हम लोग सिर्फ मार्च निकाल रहे हैं, कोई भाषण नहीं दे रहा है, कोई मंच नहीं लगा है, कोई नारे, सिर्फ गांधीवादी तरीके से विरोध करना, उसमें भी आपत्ति कर रहे हैं, गलत मानता हूं। और जो अनावश्यक दबाव एजेंसीज पे डाला जा रहा है। राहुल गांधी अब यहां से निकल रहे हैं सीधे ईडी दफ्तर के लिए, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी आज शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। यही कारण है पैदल ही ईडी दफ्तर यहां से राहुल गांधी निकल चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, और यहां से सीधे ईडी दफ्तर के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, कुछ नेता जरूर हैं जिनके हाथों में तिरंगा है। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से निकले तो हजारों का हुजूम था, और पुलिस का भारी भरकम इंतजाम था।
कांग्रेस के बड़े नेता पूछ रहे थे कि केंद्र सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बनाकर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई है, इतना डर ठीक नहीं है। ईडी दफ्तर के पास भी कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा उतना ही था। हाथों में तख्तियां थी और जुबान में तलखी। जगह जगह बैरिकेडिंग ने कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रखा था। बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन अभी आपको दिखाए। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि सरकार दरअसल डर गई है, इस वजह से इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दो लोगों को, देखिए बहुत मशक्कत करने के बाद एक दो लोगों के लिए ही इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये जो सीआरपी के जवान मौजूद हैं वो उनको जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे, मगर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले उन्हें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सलाह दी थी कि उन्हें ईडी के सामने कैसे व्यवहार करना है। मैंने कहा मुस्कुरा के शांतिपूर्वक अपना जवाब दीजिए और स्पष्ट सारा सामने हो जाएगा और कानून में भरोसा करिए। बहनोई वाड्रा की सलाह लेकर राहुल गांधी ईडी के सामने पहुंच गए, मगर इधर हंगामा बरपा था। कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। रणदीप सुरजेवाला जी, आप लोगों को कहां ले जाया जा रहा है? उन्होंने निर्णय किया है कायर मोदी सरकार ने कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेंगे। करिए गिरफ्तार, जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। हम उनकी तरह नहीं है जिन्होंने माफी मांगा, मान लिया था। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे। पैदल जाना, पैदल चलना अगर अपराध है तो ये अपराध हम करेंगे। अगर एक समाचार पत्र की लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम करेंगे। हम आपके लिए भी लड़ेंगे, हम नेशनल हेराल्ड के लिए भी लड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश लगा दिया था। एक कार्यकर्ता तो बस के ऊपर चढ़ गया था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने इस तरह से काबू में किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़े हुए थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उसके नेताओं को पीटा और गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया। अपने नेताओं के समर्थन में प्रियंका गांधी भी तुगलक रोड थाने पहुंची। थोड़ी देर के बाद ही कांग्रेस के नेताओं को हिरासत से छोड़ दिया गया, मगर बहुत जमाने बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सड़क पर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है। देखना ये होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी जाती है। श्रेया चटर्जी, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली में तो हंगामा बरपा था, मगर देश के अलग अलग हिस्सों में भी यही हाल था। अलग अलग शहरों में कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी के जरिए कांग्रेस को डराने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस का कुछ ऐसा सत्याग्रह देश के अलग अलग शहरों से सामने आया। शहर शहर में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केंद्र के विरोध में नारेबाजी। राजधानियों में ईडी दफ्तर का घेराव किया। मोर्चा आगे बढ़ा तो पुलिस से टकराव सीधा हुआ। दिल्ली में पार्टी के दिग्गज राहुल के समर्थन में उतरे, तो राज्यों में भी बड़े नेताओं ने प्रदर्शन की अगुवाई की। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठे। जनता की आवाज उठाने वालों को डराने का तरीका बताया।
हुकुम शाह के तरह, हिटलर के तरह नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी तो इसी तरह का उद्रेक के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये डराने के लिए और बदनाम करने के लिए ये प्रयास मोदी सरकार करती रहती है और वो इसलिए करती है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था है। अरे हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके अवशेषों से क्या डरेंगे? ये गलतफहमी में ना रहे। इस देश की आवाज राहुल गांधी है, इस देश की आवाज राहुल गांधी, इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। नेशनल हेराल्ड केस में 8 साल बाद गांधी परिवार कानूनी फंदे में नजर आ रहा है। राहुल की पेशी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। तमाम शहरों में प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ विरोध जताया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में जोरदार हंगामा किया। अहमदाबाद में पुलिस से तनातनी हुई। बेंगलुरु में जमकर नारेबाजी हुई। ईडी की पूछताछ पर यूं लड़ाई छिड़ी तो विपक्षी दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आगे आए। ईडी के एक्शन के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, तो उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है कि अपोजिशन की वॉइसेस, अपोजिशन के लोग अब कह सकते हैं कि अगर आज कुछ बयान एक सुबह आया तो शाम में इन तीनों एजेंसीज में से कोई दस्तक देगी। ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर इन एजेंसीज का चरित्र उन्होंने ये बना दिया तो चरित्र को बदलने में बहुत वर्ष लगते हैं। उधर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने वाला बिल पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हो गया है। विधानसभा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 को अपनी मंजूरी दे दी। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की यूनिवर्सिटी की चांसलर बन जाएगी। यह बुलडोजर कानून है। जी हां, मसला ही यही है। प्रयागराज में पहले पत्थर चले, फिर चला बुलडोजर और अब बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसे कानून को ताक पर रखकर बदले वाली कार्रवाई बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बुलडोजर पर चारों तरफ से जारी है। जिसने प्रयागराज में लोगों को भड़काया, नमाज के बाद पत्थरबाजी के लिए उकसाया, उस जावेद पंप के घर पर एक्शन हुआ। बुलडोजर चला, पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हुआ। रविवार को 3 बुलडोजर जावेद की मकान पर चले। एक एक कर पूरा मकान ढहाया गया। 5 घंटे की कार्रवाई में मकान को मिट्टी में मिलाया गया। अब जावेद पंप के मकान पर हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक्शन के बहाने विरोधी योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कौन किस लिए है? फिर बताओ आप। अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? क्योंकि परिवार और जावेद के वकील का दावा है कि जिस मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ढहाया, जिस घर पर बुलडोजर चलाया, वो जावेद मोहम्मद के नाम से था ही नहीं। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी ये हाँ, हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। जो मकान
परवीन फातिमा के नाम पे था, जिसको उनके पिता ने गिफ्ट किया था। जिस मकान से के स्वामित्व से जावेद मोहम्मद का कोई मतलब नहीं था, वो जावेद मोहम्मद का नाम बता के उनके नाम नोटिस देकर उसके जमींदोज करके परवीन फातिमा और उनके 4 बच्चों को आपने बेघर कर दिया, आसमान के नीचे कर दिया। जावेद मोहम्मद अगर अपराधी है तो वो जेल में है, उनके खिलाफ FIR है, कानून उनको देखेगी। परिवार के इन आरोपों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने भी पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। घर ढहाने में जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाया है। Even if we assume that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. उधर इन हमलों के बीच अधिकारी कार्रवाई को सही बता रहे हैं, किसी भी तरह से कानून के उल्लंघन की बात से इनकार कर रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उधर हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के मकान पर घमासान के बीच पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपियों से जावेद का कनेक्शन। उमर खालिद के पिता की पार्टी का नुमाइंदा जावेद। जावेद के घर से मिला पार्टी का झंडा। किसी पार्टी का सदस्य होना कोई गुनाह नहीं, मगर उस पार्टी का सदस्य होना सवाल खड़े करता है जिसका अध्यक्ष ही दिल्ली दंगे की चार्जशीट में साजिश रचने वालों में शामिल रहा हो। ये दिल्ली दंगे की चार्जशीट है जिसमें उमर खालिद के पिता SQR इलियास का नाम वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दर्ज है। इन पर दिल्ली दंगे के दौरान जहांगीरपुरी से बांग्लादेशी महिलाओं को शाहीन बाग और जाफराबाद पहुंचाने का आरोप है। SQR इलियास की बात करें तो वो प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि उनका संबंध इसे प्रतिबंधित किए जाने से पहले की बात है। हालांकि जिस दिल्ली दंगे की चार्जशीट में उनका नाम है, उसी दंगे का मास्टरमाइंड होने के आरोप में उनका बेटा उमर खालिद UAPA के तहत जेल में बंद है। साथ ही जावेद की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा भी उमर की तरह ही न केवल JNU की छात्रा हैं, बल्कि CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में वो दिल्ली के शाहीन बाग से प्रयागराज तक सक्रिय थे। उनके पिता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के JNU में आफरीन के समर्थन में आयशा ने नारेबाजी की। वहीं आफरीन ने वीडियो मैसेज जारी कर आरोप लगाया कि बिना वारंट पुलिस उनके पिता को उठा कर ले गई है। There was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them, and they have not disclosed where they have taken him. As of now, I do not know where my father is right. हालांकि जावेद की छोटी बेटी सुमैया का दावा है कि उमर खालिद से उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं। उमर खालिद के पापा से SQR इलियास से हमारे अब्बू के संबंध थे, लेकिन उमर खालिद से पर्सनली हमारे घर के किसी का रिलेशन नहीं रहा है, क्योंकि कभी सांप का ही नहीं पड़ा। बस उनके पिताजी को जानते थे, और पिछले 3-4 साल से तो वो खुद ही जेल में हैं, तो उनसे क्या ही सांप का होगा। और वो जब JNU से पास हो गए थे तब AFNAPI का एडमिशन हुआ था, तो ये भी नहीं कि कहीं से जान पहचान हुई हो। अब इन दावों का सच क्या है, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। पुलिस लगातार प्रयागराज में हुई हिंसा की कड़ियां जोड़ रही है। हिंसा फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। भुज में गोपी मनियार और दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक। जिस इलाके में पिछले शुक्रवार को पत्थर बरसे, उसी अटाला इलाके में शनिवार को बुलडोजर चला, मगर अब उस पूरे इलाके में अवैध दुकान बनाए लोगों में बुलडोजर का खौफ है। लोग दुकानों से अपना सामान समेट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कब प्रशासन का बुलडोजर उनकी दुकानों पर भी चल जाए।
प्रयागराज का वही अटाला का इलाका है जहां पिछले शुक्रवार को पत्थर बरसे और शनिवार को बुलडोजर गरजा। 3 घंटे तक प्रयागराज के अटाला के सड़क नूरुल्ला रोड और शौकत अली मार्ग से सटी कई गलियों से उपद्रवी निकलकर पुलिस वालों पर पथराव करते रहे, गाड़ियों पर पत्थर बरसाते रहे, सीसीटीवी तोड़ते रहे। पत्थरबाज तो पत्थर चलाकर या तो गिरफ्तार है या तो फरार, मगर इस गिरफ्तार और फरार के बीच बाबा का बुलडोजर है तैयार। बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि अटाला में दुकानों से सामान हटाया जा रहा है क्योंकि डर सता रहा है कि बाबा का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। बीते शुक्रवार को प्रयागराज के जिस अटाला इलाके में हिंसा हुई वहां पर अब बुलडोजर चलने की बातें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यहां पर जो दुकानें अतिक्रमण कर बनाई गई वहां पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर के डर से अब जो लोग कई सालों से यहां पर दुकानों से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो अब दुकानें खाली कर रहे हैं, दुकानों को खाली कर दूसरी जगह ले जाए जा रही हैं। ये हम एक प्रोविजन स्टोर है, ये ब्यूटी प्लाजा के नाम से प्रोविजन स्टोर है जिसमें जिसके दुकान के जो मालिक हैं वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से पूरी दुकान को खाली करवाया जा रहा है, वो खाली करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ऐसी एक नहीं दर्जनों दुकानें खाली हो गई हैं। सबको यही भय सता रहा है कि इसके पहले कि सामान के साथ दुकान खंडहर हो जाए, कम से कम सामान ही बचा ले। क्या पता दुकान के साथ सामान भी न बचे। दूसरी दुकान है गैलेक्सी एल्यूमिनियम हार्डवेयर की दुकान है। यहाँ पर हार्डवेयर में जो है ये सामान बेचा जाता है। ये भी दुकान खाली हो रही है, आप लोग यहीं पे। ये आपकी दुकान है? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा मोहम्मद खालिद नाम है। खालिद भाई ये कब से दुकान थी आपकी? सर मैं अभी साल भर पहले लिया हूँ। है मेरी बहन है, उनके सवर का इंतकाल हो गया है तो मैंने उनसे ले लिया था क्योंकि उनकी भी मालियत बहुत खराब थी। तो वो किराए पर है ये? सर ये वहीं पर स्कूल की अथॉरिटी की ये जगह पूरी है। कौन से स्कूल? ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, ये उसी स्कूल के कैंपस की अथॉरिटी की ये जगह है। प्रयागराज में हंगामे के बाद कार्रवाई का नंबर आया है। ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। अब प्रयागराज हिंसा के मामले में 2 FIR और दर्ज की गई हैं। खुलदाबाद थाने में सीसीटीवी मेंटेनेंस करने वाली संस्था ने बिजली विभाग की तरफ से ये FIR दर्ज कराई है। FIR में कहा गया है कि करीब 6,25,000 रुपए के सीसीटीवी तोड़े गए हैं, 7,33,000 की स्ट्रीट लाइट तोड़ी गई है। जाहिर सी बात है कि उपद्रवियों को इस नुकसान का भी खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर दे दी उत्तर प्रदेश से। ये खबर है, आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई थी, इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी हिंसा में 3 दिनों में 333 लोगों की अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उनको 3 दिन में 13 FIR दर्ज की गई है और 333 गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी हिंसा में बीते 3 दिनों में 333 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 92, उसके बाद सहारनपुर का नंबर आता है। सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं दोनों जगहों पर हुई थी और फिलहाल अब तक 333 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ घरों पर बुलडोजर भी चले। उपद्रव मामले में 3 दिन में 13 FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ उपद्रवियों को सबक सिखाने की भी पूरी कोशिश और कवायद लगातार जारी है। इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद ने अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।